लाइव दिल्ली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी यश। और जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां काफी तेज है। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले देखे जा रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां मैदान में डटी हुई हैं। कहीं योजनाओं की घोषणा हो रही है तो कहीं अलग अलग खुलासे किए जा रहे हैं। इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत कर लूं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आज का ये कार्यक्रम आप सबको पसंद आएगा। तो यश, जहां हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में आज सबसे बड़ी खबर जो सुबह सुबह आई वो थी आतिशी को शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी। शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर किसानों के मुद्दे पर सवाल उठाए और आरोप भी लगाए कि आम आदमी पार्टी किसानों को जो योजना केंद्र सरकार किसानों के लेकर आ रही है उन्हें लागू करने नहीं दे रही है, किसान विरोधी है। इस तरह के तमाम आरोप शिवराज सिंह चौहान ने आम आदमी पार्टी पर लगाए। और इसके जवाब में अब आतिशी का जो बयान सामने आया है वो भी काफी दिलचस्प है। आतिशी ने ना सिर्फ उन आरोपों का जवाब दिया है बल्कि बीजेपी पर उल्टे आरोप लगा दिए हैं। क्योंकि किसानों का मुद्दा, अगर आपको मैं बता दूं कि किसानों का मुद्दा लंबे समय से बीजेपी के लिए गले की फांस बना हुआ है। बीजेपी किसानों को लेकर कई तरह के आरोपों से घिरे हुए हैं। यहां तक कि खुद किसान मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर जंग का मैदान बना हुआ है। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, हर जगह किसानों का जत्था बैठा हुआ है। और ऐसे में अगर किसानों का मुद्दा खुलता है तो जाहिर है कि बीजेपी इस पर खुद ही घिर जाएगी। और ऐसा ही कुछ देखने मिला हमें आतिशी के जवाब में। तो क्या कुछ जवाब आया आतिशी का, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी यश। धन्यवाद आराधना। देखिए, दिल्ली की इस ठिठुरन में जो राज्य का सियासी पारा है वो लगातार दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, ये तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। और आज देखिए, कल तो केजरीवाल ने एक नया दांव खेला ही नई योजना का ऐलान करके, लेकिन इसके साथ ही साथ आप आज देखिए साल का दूसरा दिन है और अब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी है। और उस चिट्ठी में उन्होंने जो बातें कही उसका एक तरह से लुब्बो लुआब जो है, जो सार है, वो हम दर्शकों को बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है आतिशी को। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में किसानों को जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। यानी उन्होंने दिल्ली की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में केंद्रीय योजनाओं को लागू होने से रोक रही है, जिससे जो किसान है वो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने आरोप लगाया है कि आपकी सरकार में किसानों के लिए कोई संवेदना नहीं है, आपकी वजह से दिल्ली में के जो किसान हैं वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। तो ये तो उस लेटर का एक अंश है मानसी, लेकिन इसको लेकर सीधे तौर पर आतिशी ने पलटवार किया है और उन्होंने ये कहा है कि किसानों के बारे में आप बात कर रहे हैं, यानी बीजेपी सरकार का और खासतौर से केंद्रीय कृषि मंत्री का किसानों के हक के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसा ही है। ये आतिशी के शब्द हैं। उनका ये कहना है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे माननीय दाऊद इब्राहिम अहिंसा की बात कर रहा हो। तो उन्होंने ये कहा, और इसको लेकर संजय सिंह ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि आप में क्या अभी भी इतनी शर्म बाकी नहीं रह गई है कि इतना सब होने के बावजूद आप जो है किसानों के हक की बात कर रहे हैं, किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं दिल्ली में जो किसान है आपके फायदे से वंचित हैं, आपकी योजनाओं के फायदे से वंचित हैं। आपको सिर्फ दिल्ली याद आ रही है, वो भी ठीक चुनाव से पहले। पूरे देश में तो आपका राज है, देश में आपकी सरकार है। इसके बावजूद अगर किसान इतनी प्रताड़ना झेल रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर वो बैठे हुए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए भी क्या आप आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे? ये कहना है उनका। और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है जो किसान नेता डल्लेवाल हैं वो इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। क्या ये लोग गए थे वहां उनको इलेक्ट्रॉल पिलाने के लिए, उनको उनका ग्लूकोज चेक करने के लिए? अगर उनकी जान को कुछ हो जाता है, अगर उनकी सांसें चली जाती हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो एक तरह से बीजेपी ठीक चुनाव से पहले किसानों का नाम लेकर एक संवेदना पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये कि जो बिहार के वोटर, माफ कीजिएगा, जो दिल्ली के वोटर हैं उनको बरगलाने की कोशिश करी। इसको लेकर इन्होंने पलटवार किया है। इन्होंने आतिशी ने यह भी कहा है आराधना कि जितना बुरा हाल किसानों का बीजेपी के दौर में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। और इसको लेकर ना सिर्फ सीएम आतिशी, ना सिर्फ संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके इस लेटर पर बहुत ही करारा पलटवार किया है। और उनका यह कहना है, हम दर्शकों को पढ़ के बताते हैं इस ट्वीट का एक अंश, कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने पर और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। इनकी यही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक ये मांगे लागू नहीं की गई हैं। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है।
उनसे बात तो करो, हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है, किसी से बात भी नहीं करते? पीएम मोदी के पास समय है तमाम विदेश के दौरे करने का। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली से कितना पास है हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, वहां तक जाने का ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय है, ना ही शिवराज सिंह चौहान के पास समय है। वहां जाकर ये किसानों से बात क्यों नहीं करते? उनका प्रतिनिधिमंडल आता है तो उनको आप रोक लेते हैं, उन पर वाटर कैनन चलाते हैं दिल्ली की सर्दी में, उन पर आप लाठीचार्ज करते हैं, बल प्रयोग करते हैं, बैरिकेड लगाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है यश कि हमने देखा कि किसानों का ये जो आंदोलन है पिछले 1 साल से चल रहा है। फरवरी में किसान शंभू बॉर्डर पर आए थे और दिल्ली चलो उन्होंने आह्वान किया था, लेकिन आज तक वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए। और दिल्ली में भी जब संसद का सत्र चल रहा था तो जब वो राहुल गांधी से मिलने आए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात तय थी, सब कुछ था, उसके बावजूद उन्हें संसद भवन में भी जाने की इजाजत नहीं मिली, जिस पर काफी बवाल भी हुआ, काफी विवाद हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद आज तक मोदी सरकार की तरफ से किसानों के हक के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। और यहां तक कि किसानों का यह भी कहना है कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब अगर हम किसान नेता डल्लेवाल के ही आंदोलन की बात करें तो वो भी तब तक अनशन पर बैठे हुए हैं जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती। और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए कि क्या आप डल्लेवाल की जान लेना चाहते हैं, इसके बावजूद अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए। और उल्टे अगर हम देखें आरोप प्रत्यारोप का ये जो दौर दिखाई दे रहा है, सरकारों के बीच ये कहानी चलती रहेगी। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार किसानों को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन सवाल ये है कि मोदी सरकार कर क्या रही है किसानों के लिए? जो आरोप आप दिल्ली सरकार पर लगा रहे हो वो आप उनके लिए क्या कर रहे हो? और बिल्कुल यही सवाल आम आदमी पार्टी ने उठाया है। अब तो हम केजरीवाल की बात कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने किसानों का मुद्दा उठाकर एक तरह से बीजेपी पर उल्टे प्रहार कर दिया है। एक तरह से बीजेपी का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी, चाहे सीएम आतिशी की बात करें या संजय सिंह की बात करें। आप देखिए, एक तरह से जो विपक्ष आरोप लगाता है वो क्यों उसको वो इतना सच साबित होता हुआ दिखता है कि जो बीजेपी है वो धर्म की बात करे, दलितों की बात करे या किसानों की बात करे, इन तमाम मुद्दों को बीजेपी केवल और केवल टूल के तौर पर यूज करती है। आराधना, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता रहता है। और जब ये चीजें जमीन पर दिख रही हैं तो फिर हम कैसे कह दें कि विपक्ष गलत आरोप लगाता है? क्योंकि जैसे उन्होंने दलितों का हितैषी बनने की बात कही, लेकिन सीधे तौर पर उनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दलितों का अपमान किया, अंबेडकर का अपमान किया। वैसे जब किसानों की हम बात कर रहे हैं तो किसानों को भी एक तरह से हितैषी होने का वो दिखावा करते हैं। अगर आप इतने हितैषी हैं तो 1 साल से 1.5 साल से किसान क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? कितना दूर है आपसे पंजाब और हरियाणा बॉर्डर? इसी को लेकर संजय सिंह ने कितना करारा पलटवार किया था आराधना राज्यसभा में, कि जब जगदीप धनखड़ संवेदना एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे सभापति, और वो ये कह रहे थे कि मैं तो किसान का बेटा हूं, तब संजय सिंह का ये कहना था कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुनकर सभापति महोदय कि आप किसानों की बात कर रहे हैं, यानी भाजपा के राज में किसानों की भी बात की जा सकती है सदन में। मुझे तो अचंभा हो रहा है। और वो लोग बात कर रहे हैं उनकी सरकार के दौरान जिनके खुद के हाथ किसानों के खून से रंगे हुए हैं। ये वो सिंह का कहना था। यानी पिछले 1.5 साल में ना सिर्फ किसान डटे हुए हैं बल्कि इस दौरान कई किसानों की मौत भी हो चुकी है, कई किसानों की जान गई है इस आंदोलन में। एक तरह से वो एक शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। उसको लेकर बीजेपी ने उनके लिए क्या किया, और उसके बाद भी नहीं चाहती। क्या अब डल्लेवाल का भी यही हाल होने वाला है? डल्लेवाल की जान चली जाती है तो इसका सीधा जो है ठीकरा किसके सर पे फूटेगा? केंद्रीय कृषि मंत्री तब शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फूटेगा। अभी इनको किसानों की इतनी चिंता हो रही है कि दिल्ली के सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारी योजनाओं का लाभ है वो नहीं मिल रहा है। आपकी योजनाओं का लाभ बाकी किसानों को कितना मिल गया, क्या वो सब संतुष्ट होकर बैठे हुए हैं? यानी आपकी योजना इतनी ही लाभकारी है कि आप दिल्ली में लागू करवाने के लिए इतने आतुर हैं, तो देश भर में तो लागू हो चुकी है आपकी योजना। उसको बहुत बड़ा सवाल जी, उसको लेकर किसान तो फिर संतुष्ट हो जाने चाहिए थी, इतनी लाभकारी योजना है तो। लेकिन उसको लेकर भी किसान असंतुष्ट हैं, तो फिर आप समस्या यहां नहीं है आराधना की इनकी योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। समस्या यह है कि आपकी योजना में कमी है, आपकी योजनाओं में लूप होल्स हैं, उनको दूर कीजिए और किसानों की जो मांगे हैं उसको लेकर प्रतिनिधिमंडल से बैठकर बात कीजिए और किसी नतीजे पर पहुंचिए, ताकि ये जो दिल्ली की ठंड में ये जो नॉर्थ इंडिया में जो ठंड पड़ रही है उसमें जो डल्लेवाल हैं वो 35 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनको कहीं कुछ हो जाए। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपना दिया है, तो सरकार की आंखें सरकार के कान कब खुलेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है ये अपने आप में कि जहां ये कृषि मंत्री सवाल उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि आप किसानों की योजना को लागू नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी उन पर उल्टे हमलावर हो गई है और उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को घेर लिया है। मुख्यमंत्री रह चुके अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर सवाल उठाते हुए 3 कृषि कानून का भी जिक्र किया, जिन्हें 3 काले कृषि कानून के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हम आपको पढ़वाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर क्या लिखा है।
उन्होंने लिखा कि पंजाब में किसान कई दिनों से धरने और अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं। इनकी वही मांगे हैं जो केंद्र सरकार ने 3 साल पहले मान ली थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं की। बीजेपी सरकार अब अपने वादे से मुकर गई। बीजेपी सरकार किसानों से बात तक नहीं कर रही है। उनसे बात तो करो, हमारे ही देश के किसान हैं। बीजेपी को इतना ज्यादा अहंकार क्यों है कि किसी से बात भी नहीं करते। पंजाब में जो किसान अनिश्चित अनशन पर बैठे हैं, भगवान उन्हें सलामत रखे, लेकिन यदि उन्हें कुछ होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। देश भर के किसानों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 काले कानून केंद्र ने 3 साल पहले किसानों के आंदोलन की वजह से वापस लिए थे, उन्हें पॉलिसी कहकर केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से दोबारा लागू करने की तैयारी कर रही है। इस पॉलिसी की कॉपी उनके विचार जानने के लिए केंद्र ने सभी राज्यों को भेजी है। यानी अगर हम देखें तो केजरीवाल ने यह बहुत बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो 3 कृषि कानून जिसके लिए इतना बड़ा आंदोलन किसानों ने किया, बीजेपी अभी भी उन्हें लागू करवाने के पीछे पड़ी है और इसका प्रस्ताव राज्य सरकारों को भेजा गया है और इसीलिए शायद दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इसीलिए इस पर शिवराज सिंह चौहान का ये चिट्ठी सामने आई है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी अपने ही दांव में बुरी तरह से घिर गई है, क्योंकि अगर किसानों का मुद्दा ये केंद्र सरकार के लिए ज्यादा बड़ा मुद्दा है, आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि कहा जाए तो ये बहुत ही छोटा मुद्दा है। और अगर हम बात करें तो ऐसे कई और मुद्दे इस चुनाव के दरमियान हम देख रहे हैं। कई आरोप बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर लगा रही है और इन पर जवाब भी सामने आ रहे हैं। संजय सिंह ने एक और आरोप पर बीजेपी को खरी खोटी सुनाई है और साथ ही साथ बड़े एक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं संजय सिंह। इस पर ज्यादा जानकारी यश के पास है। वोट कटवाने के आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए कि दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी लोगों के वोट कटवा रही है, नाम कटवा रही है वोटर लिस्ट से। और इस पर अब बीजेपी की तरफ से दूसरा आरोप सामने आता है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं को जोड़कर वोटर लिस्ट में वोट बढ़वा रही है। तो इस पर अब संजय सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने बहुत ही तीखा हमला बोला है बीजेपी पर और पूरी तरह से इन आरोपों को खारिज कर दिया है। तो क्या कुछ कहा है आप सांसद संजय सिंह ने, पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। पूरी दुनिया में झूठ फैलाने की मास्टर पार्टी भारतीय झूठा पार्टी के झूठ फैलाने का प्रयास किया है और आम आदमी पार्टी के तौर पे यह हमारी जिम्मेदारी है कि भारतीय झूठा पार्टी के हर एक झूठ का जवाब दिया जाए। पहली बात, मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता से लेकर प्रदेश नेता तक ध्यान से कान खोलकर सुन लीजिए, दिल्ली में किसी भी पूर्वांचली का वोट कटने नहीं देंगे। दिल्ली के अंदर 30-30, 40-40 साल से जो हमारे यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने श्रम और परिश्रम से दिल्ली को बनाने का काम किया, आप चाहते हो कि आप उनका वोट कटवा लोगे, यह काम आम आदमी पार्टी कतई नहीं होने देगी। जब हमने आपको एक्सपोज कर दिया तो आज आप हास्यास्पद आरोप लगा रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले वोट बढ़वा रहे हैं, वोट कटवा रहे हैं। आप पूर्वांचल के हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी कहोगे, रोहिंग्या कहोगे, उनको गाली दोगे, उनका वोट कटवाओगे और सोचोगे कि मैं चुप हो जाऊंगा। सदन में भी आपसे लड़ूंगा और सड़क पे भी आपसे लड़ूंगा। किसी भी गलतफहमी में मत रहना। नंबर 1, तो आपने देखा कि कैसे संजय सिंह ने बीजेपी को ही चेतावनी दे दी है। उन्होंने उल्टे आरोप लगा दिए हैं कि आप ये जो रोहिंग्या कहकर हमारे पूर्वांचलियों का वोट कटवाने की बात कह रहे हैं वो हम नहीं होने देंगे और इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेंगे। यश, ये अपने आप में बहुत बड़ी चेतावनी है और एक तरह से कहा जाए तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आगे घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। और खबर यह भी है कि संजय सिंह ने इसके खिलाफ एक्शन की भी बात कही है। तो क्या है इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास? आराधना, यहां 2 मुद्दे हैं। पहला तो यह है कि संजय सिंह का सीधे तौर पर यही कहना है कि बीजेपी पर ईवीएम के आरोप तो पहले से ही लग रहे थे, चाहे हरियाणा चुनाव की बात करें या महाराष्ट्र चुनाव की बात करें। अब दिल्ली में जो बीजेपी है वो 2.0 खेलने वाली है, इसी का धांधली का, चुनावी धांधली का, और वो है वोटर लिस्ट से लोगों का नाम कटवाने का। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल भी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि कैसे बीजेपी के जो छुटभैये नेता हैं वो अपने लेटर पैड में थोक में ऐसे नाम दे रहे हैं चुनाव आयोग को जिसका जिक्र, जिसका
मेंशन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर नहीं हो रहा है, लेकिन उनके नाम पर्दे के पीछे काटे जा रहे हैं। इसी को लेकर संजय सिंह का यह कहना है कि यही घुसपैठियों का मुद्दा, जिसको झारखंड में भी देखा गया, बीजेपी ने चलाने की कोशिश की लेकिन वो औंधे मुंह गिर गई और बैकफायर कर गया वो मुद्दा। अब उसी घिसी पिटे स्क्रिप्ट को लेकर वो बीजेपी दिल्ली चुनाव में उतरी है, क्योंकि वो जानते हैं यहां उसकी दाल नहीं गलने वाली। वो पिछले 26 सालों से सूखा झेल रही है और 26 साल का सूखा 31 साल में तब्दील होने वाला है, क्योंकि यहां बीजेपी की वो ताकत भी नहीं है आराधना कि बीजेपी यहां कोई मजबूत विपक्ष के तौर पर भी स्थापित हो जाए। बीजेपी की पिछले चुनावों में आप देखें, 2-3 चुनावों की बात करें तो बीजेपी की दिल्ली चुनावों में इतनी सीटें आई हैं जितनी आप एक हाथ की उंगलियों में गिन लें। 2 सीटें 3 सीटें बमुश्किल इतनी ही आती है, यानी एक तरह से बीजेपी यहां हाशिए पर चल रही है। यही हाल उनका बंगाल में भी होता है। बंगाल में ममता बनर्जी का किला भेद पाने में जो चाणक्य नीति है वो विफल हो जाती है। वही हाल इनका दिल्ली में केजरीवाल ने कर रखा है। यहां पे सारी जो चाणक्य नीति है वो धरी की धरी रह जाती है। तो इसको लेकर अब संजय सिंह का यही कहना है कि जो हमारे पूर्वांचली भाई बहन हैं, जो पूर्वांचल से आकर यहां बस के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको आप ये कह रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या के लोग हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं और यहां रह रहे हैं। चलिए, अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि बीजेपी ही सही कह रही है और ये घुसपैठिए ही हैं, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी ही हैं, तो बीजेपी तो लैंडलॉक्ड स्टेट है, इसके आसपास तो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर या कोई वाटरवेज नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। यानी अगर बांग्लादेशी आए होंगे तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए होंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? दिल्ली की आप सरकार के अंडर में आता है कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अगर केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो आपके अनुसार जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, क्या ये हवा में उड़ के दिल्ली में आ गए? ये क्या बॉर्डर क्रॉस करके तमाम राज्यों से होकर नहीं आए होंगे? तब उस समय आपकी सुरक्षा कहां गई? सवाल केंद्र सरकार पे उठता है कि आप अगर इनको बाहरी लोग कह रहे हैं तो फिर इनको आपने इतने सालों से अंदर रहने कैसे दे दिया? क्योंकि संजय सिंह का यही कहना है, ये लोग 3-3, 4-4 दशक से रह रहे हैं, इनकी कई पीढ़ियां यहां रह रही हैं और ये पूर्वांचली लोग हैं, इनको आप बांग्लादेशी, रोहिंग्या बांग्लादेशी बताना बंद करें। इसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बताकर वोट कटवा रही है और यूपी बिहार के लोगों को बांग्लादेशी बोलोगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा, ये संजय सिंह का कहना है। और संजय सिंह का यह भी कहना है आराधना कि हमने जो बीजेपी की पोल खोली कि ये लोग वोट काटने का बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं और कितने सारे विधानसभाओं के बारे में इन्होंने आंकड़े पेश किए थे और चुनाव आयोग के सामने भी वो आंकड़े, वो सबूत पेश किए थे। उनका यह कहना था कि हमने बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया चुनाव से पहले। उस मामले से दर्शकों को भटकाने, जनता को भटकाने के लिए बीजेपी अब ये नया पैंतरा लेके आई है और ये कह रही है कि यहां पे जो बांग्लादेशी उनको शह देकर रखी है आम आदमी पार्टी। तो इसका एक तरह से संजय सिंह ने खुलासा कर दिया और आम आदमी पार्टी का जो सोशल मीडिया है और उनके जो वर्कर्स है वो इतने सशक्त हैं कि जब तक बीजेपी इस मुद्दे को लेकर उनके 70 विधानसभाओं में जाएगी, उससे पहले आम आदमी पार्टी का ये जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं पहले से ही पहुंच चुका होगा। तो बीजेपी पर यह मुद्दा भी जो है आराधना, वो कहीं ना कहीं बैकफायर करता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही साथ एक और मुद्दा है जिसको लेकर उन्होंने, जो भाजपा के सांसद मनोज तिवारी और अमित मालवीय जो आईटी सेल के उनके प्रमुख हैं, उनको मानहानि का नोटिस भेजा है, क्योंकि उन्होंने यह आरोप लगाया था कि एक तरह से इनकी दो जगह पे जो है संजय सिंह की पत्नी है, क्या नाम था, अनीता सिंह, उन्होंने एक तरह से अनीता सिंह जो है उनकी 2 जगह पर वोटर आईडी है, एक सुल्तानपुर में भी है और यहां भी है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा था कि इनका यहां से दिल्ली से नाम काटा गया है वोटर लिस्ट से, ये उन्होंने आरोप लगाया था। तो इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि बीजेपी ने मेरी पत्नी का, ये संजय सिंह का कहना था कि बीजेपी ने मेरी पत्नी का यहां पे नाम कटवाने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन दिया है। तो बीजेपी की यह दलील थी कि हमने आवेदन इसलिए दिया क्योंकि ये सुल्तानपुर से भी वोटर हैं, तो वोटर रहो तो एक जगह से रहो। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने ना सिर्फ ये खुलासा किया, सच्चाई बताई, बल्कि मानहानि का नोटिस भी भेजा है मनोज तिवारी को और अमित मालवीय को। उनका यह कहना है कि सुल्तानपुर में मेरी पत्नी पहले वोटर थी विवाह से पहले, लेकिन उसके बाद जब से हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके पास दिल्ली का वोटर आईडी है। तो आप ये मत कहिए कि सुल्तानपुर में भी इनका वोटर आईडी कार्ड है, क्योंकि सुल्तानपुर की उन्होंने पूरी वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए आराधना और कहा कि देखिए इसमें नाम कट चुका है मेरी पत्नी का, यानी अगर वहां से वोटर नहीं है तो अब वो दिल्ली से वोटर हैं। और बीजेपी ये जो भटकाने का काम कर रही है और इस तरीके के प्रपंच रच रही है, इसके खिलाफ मैं मानहानि का नोटिस भेज रहा हूं। उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। यानी ये जो मामला है अब ये थमने वाला नहीं है, नाम कटने वाला और वोटर आईडी को लेकर जो मामला है, ये जैसे जैसे दिन बीतेंगे और जैसे जैसे दिल्ली चुनाव की तारीख नजदीक आते जाएगी आराधना, वैसे वैसे ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है। और ना सिर्फ ये मुद्दा गरमाने वाला है, बल्कि फिलहाल अगर हम देखें तो मौजूदा हालात में बीजेपी इसमें बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। और ना सिर्फ यही, बल्कि पैसे बांटने के आरोप भी बीजेपी पर लग रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली में प्रवेश वर्मा का मामला सामने आया था, उन पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने महिलाओं को घर में बुलाकर पैसे बांटे हैं और कई महिलाओं का बयान भी सामने आया था। यानी ना सिर्फ आरोप बल्कि सबूत भी सामने आए थे, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं देखी गई। वहीं अब दूसरा मामला सामने
आया है मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कि राजौरी गार्डन से पहले विधायक भी रह चुके हैं और फिलहाल बीजेपी नेता हैं। उनके खिलाफ यह मामला सामने आया है कि उन्होंने अपने आवास पर महिलाओं को हजार रुपए बांटे हैं। यश, इससे जुड़ी जानकारी आपके पास होगी, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी में ये जो पैसे बांटने का खेल चल रहा है, ये कहां तक सही है? ये जो आरोप लग रहे हैं, ये कहां तक सही है? जैसा आपने कहा आराधना कि अभी परवेश वर्मा के घर पर ये देखा गया था कि महिलाओं को बुलाकर वो 1100 रुपए बांट रहे थे। और जब यहाँ पे लाइव चल रहा था हमारा डीबी लाइव का, जब समीरात मजमीश और रामलेंदु उपाध्याय जी लाइव कर रहे थे, उसी समय तत्काल हमने ये खबर ब्रेक की थी कि परवेश वर्मा के घर में महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। और वो महिलाएं जब निकल रही थी, ना सिर्फ 1100 रुपए का लिफाफा उनके पास था, बल्कि एक पैम्पलेट, एक पर्ची भी थी। उस पर्ची पे अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। और जब पूछा गया परवेश वर्मा से, तो उन्होंने कहा कि हम तो एक महिलाओं को सहायता देने के लिए काम कर रहे हैं। 5 साल से क्या आप सो रहे थे? अगर आप ऐसा ही है, आपकी 22 राज्यों में सरकार है, वहां पे आप महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कीजिए, वहां पैसे बांटिए। केजरीवाल तो यही कहते हैं, आप हमारी फ्रीबीज पे उंगली उठाते हैं, आप हमारे इन योजनाओं पे उंगली उठाते हैं। आपको किसने रोका? हमारी तो 2 राज्यों में सरकार है, आपकी 22 राज्यों में एनडीए की समर्थित सरकारें हैं, वहां पे आप इन योजनाओं को लागू करें। तो हमने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी। और जब ये पर्दाफाश हुआ, उसके चंद मिनट बाद आम आदमी पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका भंडाफोड़ किया था कि बीजेपी को ये समझ में आ गया है कि यहां उसकी राजनीतिक दाल नहीं गलने वाली है और इस बार भी बीजेपी जो है हारने वाली है। इसको लेकर सीधे तौर पर वो महिलाओं को घूस देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। जब अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिला सम्मान योजना की लेकर आए, उसको लेकर बीजेपी ये कह रही थी कि फ्रीबीज बांट रहे हैं, महिलाओं को घूस देने का काम कर रहे हैं। भाई, केजरीवाल तो एक चरणबद्ध तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से एक योजना लेकर आए हैं महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए, जैसे हमने झारखंड में देखा था उसी तरह से। लेकिन आप किस योजना के तहत ये पैसे बांट रहे हैं, इसका तो जिक्र करें। आपकी क्या सरकार है दिल्ली में? आपने कोई योजना शुरू की थी? इसकी जानकारी तो पहले कभी नहीं मिली। तो ये एक तरह से खेल चल रहा है कि नाम काटे जाएं, जिससे जो आम आदमी पार्टी के कोर वोटर्स है वो छिटक जाएं, और जो रहे सहे हैं, जो महिलाएं हैं, जिनके सबके तो नहीं काट सकते, तो उनको पैसे देकर एक तरह से जो आधी आबादी है उसका वोट ले लिया जाए। क्योंकि दिल्ली की जो आबादी, उसकी 50% के आसपास की जो आबादी है वो महिलाओं की है, तो उनको साधने की कोशिश कर रहे थे। और अब जो है बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को लेकर भी ये आया है कि 1000 रुपए वो भी बांट रहे हैं। तो आपने ये जो कहा कि ये जो परवेश वर्मा के मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लगता भी नहीं है आराधना की कोई कार्रवाई होगी। क्योंकि आप देखिए, जो दिल्ली की पुलिस व्यवस्था है वो क्यों जाएगी इनको पकड़ने के लिए? वो तो इनके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में दिल्ली की पुलिस व्यवस्था, तो वो बिल्कुल भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। बल्कि इसके उलट क्या होता है, इस तरह के काम करते हुए अगर बीजेपी में कोई पाया जाता है तो उनका तो प्रमोशन कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, हमने महाराष्ट्र में भी इसका उदाहरण देखा यश, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान, ये अभी जो दिल्ली की घटनाएं हैं ये तो चुनाव से पहले सामने आई है, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान जो महाराष्ट्र अध्यक्ष, महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी थे, उन्होंने पैसे, उनके पास से पैसे पाए गए। 2 करोड़ की कुछ ऐसी अमाउंट उनके पास से बरामद हुई थी, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन प्रमोशन जरूर सामने आया कि इस बार अब बिहार चुनाव में भी उन्हें प्रभारी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। तो ये जो आपने बात कही कि बीजेपी में कार्रवाई की बजाय इनाम मिलता है, ऐसी सब हरकत, इन कामों के बाद उन्हें इनाम दिया जाता है, लेकिन ये कहां तक सही है और कब तक इस पर चुनाव आयोग भी चुप्पी साधे रहता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हम इस पूरे बीते कुछ वक्त का अगर हम देखें तो चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में रहा है और इसीलिए इन सब आरोपों को देखते हुए केजरीवाल ने इस बार पहले ही चुनाव आयोग में जाकर यह शिकायत की थी कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, ताकि चुनाव के बाद शिकायतों पर तो कार्रवाई होती नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले कम से कम ये कार्रवाई हो सके। लेकिन अभी तक बीजेपी की तरफ से ऐसा रवैया दिख नहीं रहा है, ना ही चुनाव आयोग कोई सवाल खड़े कर रहा है, केवल आरोप देखे जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है देश के लोकतंत्र के लिए भी, और बहुत बड़ा सवाल ही नहीं, एक तरह से धब्बा भी कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का भरोसा, अगर ऐसे ही पैसे बांटकर वोट खरीदे जाएंगे तो लोगों का भरोसा इस लोकतंत्र से, इस सरकार से उठ जाएगा। बहरहाल अब दिल्ली चुनाव में आगे क्या मोड़ आता है, क्या नए आरोपों का सिलसिला सामने आएगा, इन सभी चीजों पर हमारी नजर रहेगी और आपको भी हम इन सब से रूबरू करवाएंगे। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। यश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी जानकारियों के लिए, और फिर आपसे कल मिलते हैं, और आज के लिए